नमस्ते, जय धन्वंतरी। मैं वैद्य मेहुल भाई आचार्य, संचालक संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट। आज हम जानेंगे आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में क्या अंतर है। बहुत लोगों को ये मन में प्रश्न होता है कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी ऐसे तो एक ही दिखाई देते हैं, तो अंतर क्या है, या तो फिर बहुत जगह पर अलग अलग दिखाई देते हैं, तो सही क्या है। तो इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। जैसे अभी जो नेचुरोपैथ के लोग हैं, नेचुरोपैथी की चिकित्सा कर रहे हैं, वो पंच महाभूतों को उपयोग करके ही जो वस्तुएं होती है, जो द्रव्य होते हैं, उसका ही उपयोग करके चिकित्सा कर रहे हैं। इसके लिए उनका नाम है नेचुरोपैथी, अर्थात नेचर से जुड़ी हुई चिकित्सा पद्धति, अर्थात नेचुरोपैथी। तो उसको ड्रग लेस थेरेपी भी कहा जाता है, यानी विदाउट मेडिसिन कोई भी रोग को अच्छा करना या अच्छे करने का प्रयत्न करना, उसकी एक सिस्टम बिठाना, उसको कहते हैं नेचुरोपैथी। अब वो ड्रग से एलोपैथिक ड्रग ले तब तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो वास्तव में केमिकल बेस्ड दवाई होती है और वो कुदरत से विपरीत सिद्धांतों के अनुसार बनती है। अब देखते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद में आहार का भी वर्णन है, विहार का भी वर्णन है, औषध का भी वर्णन है और वर्तन का भी वर्णन है। तो आयुर्वेद है वो सबसे पहला ऐसा विज्ञान है जो पंच महाभूतों के बारे में जानकारी देता है। इसके लिए नेचुरोपैथी जहां पर खड़ी है पंच महाभूतों पर, सृष्टि पर, ऐसे 5 महाभूतों को आयुर्वेद स्वीकार ही नहीं करता है, प्रतिपादित करता है और पंच महाभूतों को ही चराचर विश्व का आधार बताता है। इसके लिए नेचुरोपैथी की शुरुआत गांधी जी ने की, ये अर्ध सत्य है। गांधी जी ने अवश्य ही नेचुरोपैथी को एक स्थान दिया अभी के जगत के सामने, लेकिन उससे कई हजारों साल पहले वेदों में, आयुर्वेद की संहिताओं में पंच महाभूत और उससे जुड़ी चिकित्सा का वर्णन किया गया है। पंच महाभूत आयुर्वेद बताता है, उसमें पंच महाभूतों में भी केवल पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश स्थूल रूप से नहीं बताता है। उसका एक पार्ट होता है वो समझ का होता है, वो भी व्यवस्थित रूप से उसका प्रतिपादन करता है। दूसरा भाग आहार के रूप में होता है, उसका भी वर्णन करता है। तीसरा भाग औषधि के रूप में कैसे लिया जाए, उसका भी वर्णन करता है। और चौथा भाग उसके कुछ नुकसान है अधिक मात्रा में लेने से, उसका भी वर्णन वो करता है। पंच महाभूतों की उत्पत्ति के बारे में भी बात करता है, स्थिति के बारे में भी बात करता है और प्रलय के बारे में, लय के बारे में भी बात करता है। आयुर्वेद ने भी पंच महाभूतों की बात की है, लेकिन वो दार्शनिक रूप से भी की है, चिकित्सा की दृष्टि से भी की है, आहार विहार की दृष्टि से भी की है, औषध की दृष्टि से भी की है और उत्पत्ति, स्थिति, लय के क्रम से भी की है। इसके लिए आयुर्वेद ने पंच महाभूतों को जितना जाना होगा शायद ही कोई पथी जानी होगी। इसके लिए नेचुरोपैथी अवश्य अच्छी है, लेकिन वो आयुर्वेद का छोटा सा पोता है। आयुर्वेद के सिद्धांतों की जो व्यापकता है उसी को थोड़े मायने में लेकर नेचुरोपैथी का जन्म हुआ है। इसके लिए नेचुरोपैथी सबसे अच्छी चिकित्सा है, लेकिन उसके सिद्धांत है वो पूर्ण आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित है। आगे 5 महाभूतों के अलावा आयुर्वेद काल, दिशा, आत्मा और मन नाम के और 4 द्रव्यों को भी मानता है, याद रहे। इसके लिए आप नेचुरोपैथी यदि चिकित्सा करवाते भी हो तो पूरे साल में एक ही तरह के नेचुरोपैथी चिकित्सा होगी, वो जरूरी नहीं है। बारिश में चिकित्सा जो हो सकती है जरूरी नहीं है वो गर्मी में भी हो, गर्मी में जो हो सकती है वो ठंड में भी हो। बुखार आया तो किसी भी प्रकार का बुखार कभी भी आया, टेम्परेचर को डाउन करने के लिए पैरासीटामोल देते हैं, वो एक स्थूल है। लेकिन आयुर्वेद में ये हुई एलोपैथी की बात। नेचुरोपैथी में उसी तरह से अलग अलग सिद्धांतों को प्राकृतिक रूप से उसका नियोजन करके देते हैं, कुछ चिकित्सा करते हैं। वो भी काल को मानते हैं, दिशा को मानते हैं, आत्मा को भी, मन को भी मानते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं मानते हैं। वो फर्क है एलोपैथी और नेचुरोपैथी का। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी इस बात में समान है। आयुर्वेद स्पष्ट रूप से काल को, दिशा को, आत्मा को, मन को 4 द्रव्य के रूप में प्रतिपादित करता है, मानता है। आगे जाकर नेचुरोपैथी की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अर्थात कोई भी प्रकार का दुष्परिणाम उससे होता नहीं है। आयुर्वेद भी प्राकृतिक रूप से शरीर को ठीक करता है, प्राकृतिक विधि से ही शरीर को अच्छा करने का प्रयत्न करता है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है, उसका भी कोई
साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा औषध विभाग है जो आयुर्वेद उसको प्राकृतिक ही मानता है। तो औषध लेना अप्राकृतिक नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति से जो शतावरी अश्वगंधा आती है, वो जैसे गेहूं बाजरा वगैरह आता है उसी तरह से उसकी उत्पत्ति होती है अनेक प्रकार की औषधियों की। वो चाहे पुनर्नवा हो, वो चाहे अश्वगंधा हो, वो चाहे शतावरी हो, वो चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार की औषधि हो। तो इस औषधि को लेना वो अप्राकृतिक बात नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति से ही आती है। उसमें केवल थोड़ा बहुत हम जो प्रोसेस करते हैं, उसको सुखाते हैं, उसका चूर्ण करते हैं, वही प्रोसेस में फर्क है। वो तो नेचुरोपैथी में भी होती है, वो भी सुखाते हैं, वो भी गीला करते हैं। तो औषध को लेना वो अप्राकृतिक नहीं, वो आयुर्वेद बताता है। तो आयुर्वेद का बहुत विशाल क्षेत्र औषधि का है जो नेचुरोपैथी के पास नहीं है। उसके पास बहुत ही लिमिटेड औषधियां है और बहुत ही लिमिटेड औषधियों का उपयोग होता है। नेचुरोपैथी चाहे तो आयुर्वेद के इस भरपूर औषधि भंडार का उपयोग कर सकते हैं और वो करने पर उसको परिणाम भी अच्छे आते हैं। तो आयुर्वेद आगे जाकर हम कहते हैं कि आयुर्वेद में निरंतर रूप से ऋषि मुनियों जैसे लोगों ने निरंतर रूप से संहिताओं का संकलन किया है, संहिताओं के जैसे ग्रंथों की रचना की है। संस्कृत के विशाल ज्ञान भंडार की रक्षा करते करते आज 3000 साल तक ये ग्रंथ राशि जीवन थे। और जितना आयुर्वेद है उससे 1% भी अभी ग्रंथ नहीं है, और जितने ग्रंथ थे उसे 1% भी अभी जानने वाले नहीं है। ये विशाल क्षेत्र के आगे नेचुरोपैथी का कार्य क्षेत्र बहुत ही कम है। उसके पास जो विशाल राशि जो ज्ञान की है वो कम है। तो उनको ये करना चाहिए कि वो आयुर्वेद का ही ज्ञान राशि अपना माने और नेचुरोपैथी का निरंतर विकास करे आयुर्वेद सिद्धांतों के आधार पर। आगे जाकर नेचुरोपैथी आहार के बारे में तो बताता है, लेकिन विरुद्ध आहार जैसा बहुत बड़ा कंसेप्ट नेचुरोपैथी में आज तक नहीं है। क्या विरुद्ध है और कितने प्रकार के विरुद्ध आहार होते हैं वो नेचुरोपैथी आयुर्वेद से ले सकता है। आयुर्वेद में कितने प्रकार के विरुद्ध बताए गए हैं और वो एक एक विरुद्ध का लॉजिक दिया है। जहां पर लॉजिक हो सकता है, जहां पर स्वभाव हो सकता है, वहां पर स्वभाव बताया है। तो आयुर्वेद का एकमात्र ऐसा चिकित्सा जगत का विज्ञान है जो विरुद्ध आहार की बात करता है और एक एक आहार के बारे में इतना डिटेल बता रहा है कि आपको आश्चर्य लगेगा कि आहार के बारे में जो किसी ने अंतिम सत्य जाना है तो वो आयुर्वेद ने ही जाना है। इसलिए आयुर्वेद और नेचुरोपैथी परस्पर पूरक हो सकते हैं। बस जरूरत है दोनों को अभ्यास करने की, अध्ययन करने की। और बहुत सारे सिद्धांत आयुर्वेद के ऐसे हैं जो आज भी नेचुरोपैथी यदि स्वीकार कर ले, आज भी उसका उपयोग कर ले, तो नेचुरोपैथी ही बहुत ही सुदृढ़ चिकित्सा बन सकती है, बन रही है। तो ये दोनों कोई भी प्रकार के विरुद्ध में नहीं खड़े हैं। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी परस्पर पूरक चिकित्सा पद्धति है। नेचुरोपैथी आयुर्वेद का ही एक छोटा सा स्वरूप, युगानुकूल स्वरूप जो दिखाया है गांधी जी ने और अन्य महापुरुषों ने, उसका उपयोग आयुर्वेद के पूरक के रूप में करे, विरोध के रूप में नहीं। इसके लिए एक निवेदन है कि आयुर्वेद को कभी भी छोटा न समझे, आयुर्वेद को कभी भी विरोधी न समझे। आयुर्वेद भी पूर्ण प्राकृतिक है, पूर्ण प्रकृति के आधार पर रचा गया शास्त्र है, पूर्ण प्राकृतिक व्यक्ति के द्वारा निर्मित शास्त्र है। इसलिए चरक मुनि ने यह बताया है कि आयुर्वेद की ही अनेक शाखाएं प्रशाखाएं भविष्य में आएगी, ये यही आयुर्वेद को प्रदर्शित करेगी। इसके लिए चरक ने बताया है आयुर्वेदो अमृता नाम, अनेक जगह पर आयुर्वेद जीवंत रहेगा। इसी तरह से आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार होगा। नमस्कार, जय धन्वंतरी।